गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है पॉपुलेशन। इससे पहले हम लोगों ने एडप्टेशन के बारे में पढ़ा, चैप्टर नंबर 13 ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स एनवायरनमेंट। इस टॉपिक की शुरुआत 29 नंबर के पेज से हो रही है, पॉपुलेशन, और उसके बारे में डिटेल हमें 30 नंबर के पेज पे मिलेगी। तो 30 नंबर के पेज पे देखिए, पॉपुलेशन की डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन को समझते हैं। इस डेफिनेशन में लिखा है पॉपुलेशन मतलब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, पर ऐसे इंडिविजुअल्स का ग्रुप जो सेम स्पीशीज़ का है, मतलब स्पीशीज़ सेम होनी चाहिए। जैसे आप मेन ले सकते हैं, जैसे आप टाइगर ले सकते हैं, जैसे आप लायन ले सकते हैं, आप कोई एक स्पीशीज़ का बैक्टीरिया ले सकते हैं। और एक और भी चीज़ इसमें इंक्लूडेड है, लाइव इन अ गिवन जियोग्राफिकल एरिया, मतलब वो सब एक पर्टिकुलर एरिया में ही रह रहे। हमने एरिया की बाउंड्री भी फिक्स कर ली है, क्योंकि एक ही एरिया में रह रहे, एक ही हैबिटेट में रह रहे, इसलिए डेफिनेटली सिमिलर रिसोर्सेज के लिए वो लोग आपस में या तो फाइट कर रहे होंगे, या अगर रिसोर्सेज इनफ है तो वो आपस में शेयर कर रहे होंगे। और फिर क्या करते हैं, पोटेंशियली रिप्रोड्यूस। तो इस पूरी डेफिनेशन का मतलब ये हुआ कि पॉपुलेशन एक ग्रुप है, एक समूह है, किनका, एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ का, जो एक फ़िक्स जगह पे रह रही है, और वहाँ जो भी सर्वाइव करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए या रिप्रोडक्शन करने के लिए जो जो रिसोर्सेज है उसका इस्तेमाल कर रही है। एग्जाम्पल देखिए, ऑल दी कॉर्मोरेंट्स इन द वेटलैंड्स। ये कॉर्मोरेंट बर्ड की एक स्पीशीज़ है। ये बर्ड आप देख सकते हैं गूगल पे सर्फ करके, गूगल पे आपको मिल जाएगा कॉर्मोरेंट बर्ड कैसा दिखता है। रेट्स इन दी एबेंडोन ड्वेलिंग। ये एबेंडोन ड्वेलिंग का मतलब क्या होता है? एबेंडोन मतलब छोड़ दी हुई जगह है। काफ़ी ऐसी जगह होती है जहाँ पर पहले इंसान रह रहे थे और आज वो जगह खाली है। ऐसी खाली जगह जिनको इंसानों द्वारा छोड़ दिया गया है, या फिर जो एकदम वैसी की वैसी पड़ी है, कोई ऑर्गेनिज्म वहाँ रह नहीं रहे, ऐसी खाली जगहों पर रेट्स मिलते हैं। तो छोड़ दी गई जगहों पर जो आपको रेट्स की पॉपुलेशन मिलेगी वो भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। टीक वुड ट्रीज इन अ फॉरेस्ट ट्रैक्ट। टीक वुड के बारे में आप जानते हैं, ये ट्रीज़ है और फॉरेस्ट के अंदर कुछ पर्टिकुलर एरिया में आप उसकी पॉपुलेशन भी काउंट कर सकते हैं। कल्चरल प्लेट पे बैक्टीरिया, यहाँ पर बात कर रहे हैं कि लेबोरेटरी में आप अगर बैक्टीरिया को प्लेट के अंदर डेवलप कर रहे हैं, जिसमें हम उसके सर्वाइवल के लिए जितने भी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है वो सब हम प्लेट में रखेंगे, उसके बाद बैक्टीरिया ग्रो करेंगे। तो बैक्टीरिया कल्चर प्लेट में जो है वो भी पॉपुलेशन में ही आएगा। ये पॉपुलेशन आपने लेबोरेटरी में डेवलप की, ये नेचुरली पाए जाने वाला पॉपुलेशन नहीं है। ये बैक्टीरिया आपने लैब में ग्रो करवाए। एंड लोटस प्लांट्स इन दी पॉन्ड मतलब लोटस के प्लांट जो पॉन्ड में मिलते हैं वो भी पॉपुलेशन में आप ले सकते हैं। मतलब पॉपुलेशन का मतलब है एक पर्टिकुलर जगह पर एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ का ग्रुप। अब पॉपुलेशन इकोलॉजी, इकोलॉजी के अंदर एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इनका सीधा कनेक्शन है पॉपुलेशन जेनेटिक्स और इवोल्यूशन के साथ। जब कोई एक स्पीशीज़ एक ग्रुप में रहती है तब वो एक जैसे रिसोर्सिस से सर्वाइव करने की कोशिश करती है। एक ही हैबिटेट में रह रही है, इसलिए एक जैसा एनवायरनमेंट होगा उसके सराउंड्स में, और इसकी वजह से जो भी बदलाव एनवायरनमेंट्स में आएंगे उससे ये लोग जो भी एडप्टेशन करेंगे वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर किस्म का होगा। इसलिए कहा जाता है कि इंसान का इवोल्यूशन कहाँ से हुआ, तो हम मानते हैं कि ह्यूमन स्पीशीज इवोल्यूट हुई है एप लाइक, मतलब एप जैसा दिखने वाला एक स्पीशीज़ था, एप जैसा जो दिखता था, एप नहीं। आपने इसके ऊपर मूवी भी देखी होगी, लगभग लगभग इसका नाम है राइजिंग ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप। ये बहुत फेमस हॉलीवुड मूवी है और इसमें ऐप के बारे में दिखा है, चिंपांजी गोरिल्ला जैसा दिखता है ये। तो ऐप में से नहीं हुआ, ऐप लाइक, ऐप जैसा दिखने वाला एक स्पीशीज़ था और ये स्पीशीज़ के ग्रुप्स हो गए। इनमें से एक ग्रुप जो आइसोलेट होकर कहीं और रहने चला गया, एक दूसरा ग्रुप, एक तीसरा ग्रुप, ऐसे बहुत से ग्रुप में डिवीज़न हुआ। और कहा जाता है कि हर एक ग्रुप एक पर्टिकुलर हैबिटेट में रहता है तो उनके एनवायरनमेंट की उस पर इफ़ेक्ट पड़ती है और फिर वो धीरे धीरे अपने बॉडी में बदलाव लाते हैं, जैसे एडप्टेशन में हमने सीखा था। और हज़ारों सालों के बाद उसी एडप्टेशन और उसी वेरिएशन की वजह से वो पूरा ग्रुप एक अलग स्पीशीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे हम जानते हैं कि वो एप लाइक जो स्पीशीज़ थी उससे कितनी सारी स्पीशीज़ बन चुकी है। जैसे फॉर एन एग्जांपल हम मान सकते हैं कि गोरिल्ला, चिंपांजी, मंकी, उरांग उटान, लेमूर, ह्यूमंस, तो ये सब अगर इनका आप एंसेस्टर देखें तो वो सिमिलर एंसेस्टर है।
तो पॉपुलेशन ग्रुपिंग के बारे में है, और इनका जेनेटिक्स से और इवोल्यूशन से क्या लेना देना है, उसका यही लेना देना है कि एक ग्रुप में रहने वाले जनरली एक ही हैबिटेट में रहते हैं, इस वजह से जो भी चेंज आएगा वो एक जैसा चेंज आएगा। अब ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करते हैं, कई साइंटिस्ट का यही प्रिडिक्शन है कि आज आप देखिए तो निग्रोइड है, मंगोलॉइड है, अमेरिकन्स है, अफ्रीकन्स है, इंडियन है, अगर ये अलग अलग तरीके के ही पॉपुलेशन ग्रुप है, और अगर ये आपस में रिप्रोडक्शन नहीं करते तो ये जो डिफरेंट ग्रुप्स है वो आपस में रिप्रोडक्शन करना छोड़ देते, या इनके बीच में रिप्रोडक्शन नहीं होता। हालांकि इंडियन से वो इंडियन पॉपुलेशन के अंदर ही मैरिज करते जनरली, तो हम अपनी कास्ट को भी नहीं छोड़ते, अपनी एक ही कास्ट के अंदर रह के मैरिज जनरली लोग प्रीफर करते। अगर दूसरी कास्ट में भी जाते तो जनरली नेशनलिटी चेंज नहीं होती। इसका मतलब यही हुआ कि आप अपने पॉपुलेशन से बाहर रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे। अगर ऐसा चलता रहा और अगर ये चीज़ 1000 ईयर्स के लिए चलती रही तो वो आइसोलेशन मेंटेन रहेगा, क्योंकि एक इंडियन और एक अमेरिकन के बीच में कभी रिप्रोडक्शन नहीं होगा, और होगा तो बहुत रेयरली आपको मिलेगा जिन्होंने शायद रिप्रोडक्शन किया हो, जिन्होंने मैरिज किए हो। तो इससे क्या होगा, एक आइसोलेशन की वजह से उनमें जो एडेप्टेशन आएगा वो और हम में जो आएंगे उनमें बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट होगा। तो हो सकता है कि कुछ हज़ारों सालों के बाद अगर ह्यूमन स्पीशीज़ सर्वाइव कर लेती है तो इंडियन एक और नई स्पीशीज़ में कन्वर्ट होगा, और निग्रोइड है और कुछ और स्पीशीज़ में कन्वर्ट हो सकते। ठीक उस तरीके से जैसे ही एप लाइक दिखने वाले स्पीशीज़ से ये मंकी है या उरांगुटान है या चिंपांजी है, गोरिल्ला सब डेवलप हुए। तो ये कनेक्शन है पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन का पॉपुलेशन के साथ, जो यहाँ डिटेल में नहीं समझाया पर थोड़ा बहुत मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अब देखिए पॉपुलेशन पढ़ रहे तो उसमें हम मेन कौन सी चीज़ पढ़ने वाले, तो आप 31 नंबर पे देखिए पेज पे, बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशियो, एज पिरामिड्स, पॉपुलेशन डेंसिटी, जिसको हम पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स कहते हैं। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आप जानते हैं, सोशल साइंस में इनकी काफ़ी चीज़ें, काफ़ी टॉपिक्स, कंटेंट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा डिटेल में ये नहीं है। सबसे पहला है बर्थ रेट। आप जानते हैं बर्थ रेट का मीनिंग क्या, पर कैपिटा बर्थ, मतलब आपको एक समय लेना है, जहाँ रेट की बात है वहाँ टाइम है, जो भी मेजर कर रहे हो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में मेजर कर रहे हो। जैसे कि एक एग्जांपल से समझते, पिछले साल एक छोटा सा पॉन्ड है जिसमें पिछले साल 20 लोटस थे, और उन 20 लोटस ने रिप्रोडक्शन किया और उनसे नए 8 लोटस प्लांट प्रोड्यूस हुए। तो टोटल हम कह सकते हैं कि 20 लोटस प्लांट के रिप्रोडक्शन से 8 नए लोटस प्लांट प्रोड्यूस हुए। तो बर्थ रेट कैसे मेजर होगा, जितने प्लांट प्रोड्यूस हुए हैं उसको हम ऊपर रखेंगे 8 और डिवाइडेड बाय जिन्होंने प्रोड्यूस किया वो कितने थे 20, तो आएंगे 0.4 ऑफस्प्रिंग्स पर लोटस पर ईयर। इसका मतलब ये होता है कि भाई एक लोटस प्लांट ने 0.4 ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस की। देखो ये स्टैटिस्टिकल डेटा है, आइडियली ऐसा थोड़ी हो सकता है कोई आधा बच्चा प्रोड्यूस करेगा, आधा प्लांट प्रोड्यूस हुआ, ये इम्पॉसिबल है। पर कहने का मतलब क्या है, स्टैटिस्टिकल डेटा के हिसाब से जाए अगर 20 लोटस 8 लोटस प्लांट प्रोड्यूस कर रहे तो एक लोटस ने कितना प्रोड्यूस किया, एक लोटस प्लांट ने कितना रिप्रोड्यूस किया, वो पर कैपिटा हो गया। पर कैपिटा मतलब पर इंडिविजुअल काउंटिंग कर रहे, तो वो 0.4 आया। इसका मतलब बर्थ रेट मतलब क्या, एक साल में कितने बेबी प्रोड्यूस हुए, कोई भी स्पीशीज़ के हो। फिर जैसे 20 लोग ले रहे थे, 20 ह्यूमन्स है, अब 20 ह्यूमन्स ने एक साल में 10 बेबीज़ प्रोड्यूस किए। या फिर एक पूरा स्टेट ले लेते, फिर एक स्टेट के अंदर एक साल में 5 करोड़ की पॉपुलेशन जो ह्यूमन की थी, उन्होंने 5 लाख बेबीज़ प्रोड्यूस किए। तो वो जो मिला आपको डेटा 5 लाख बेबीज़ पर ईयर, या फिर ऐसा भी काउंट कर सकते हैं कि 50,000 बेबी पर मंथ, या ऐसा भी काउंट कर सकते हैं कि 100 बेबीज़ 1 डे। हम पूरा पॉपुलेशन का काउंट कर रहे हैं। तो ये हुआ बर्थ रेट, मतलब रेट में टाइम ज़रूरी है, इतने बेबी प्रोड्यूस हुए एक दिन में, या फिर एक वीक में, या फिर एक मंथ में, या फिर एक साल में, या फिर 10 साल में, कोई भी टाइम आप ले सकते, पर टाइम नेसेसरी है क्योंकि रेट में टाइम आएगा। सेम वैसे डेथ रेट, अब डेथ रेट ईजी हो जाएगा। सेम ये वैसी बात थी कि जैसे इतने पॉपुलेशन ने इतने बेबी प्रोड्यूस किए, तो सेम
डेथ रेट का मतलब इतनी पॉपुलेशन में से इस साल में या इस वीक में या इस दिन में इतने लोग मरे। जैसे लेबोरेटरी पॉपुलेशन है जिसमें आप 40 फ्रूट फ्लाइस ले रहे हैं, देखो आपको नीचे फ़ोटो भी दिखा है फ्रूट फ्लाइस का, तो 40 फ्रूट फ्लाइस थी। तो इन्होंने क्या बताया कि 4 इंडिविजुअल इन अ लेबोरेटरी पॉपुलेशन ऑफ 40 फ्रूट फ्लाइज डाइड, मतलब 40 की पॉपुलेशन थी हमारे पास लैब में, 40 फ्रूट फ्लाइज थी, उसमें से 4 मर गई एक वीक के टाइम पीरियड में। तो 40 में से 4 मरी, तो हम डेथ रेट कैसे निकालेंगे? कितनी पॉपुलेशन टोटल थी? 40, वो हम नीचे रखेंगे और ऊपर की तरफ रखेंगे 4 जितनी मरी, तो 4 डिवाइडेड बाई 40 इज इक्वल टू 0.1। इसका मतलब ये हुआ कि एक फ्रूट फ्लाई में से 0.1 मरी। आइडियली स्टेटिस्टिकल डेटा इसलिए ऐसा दिखेगा, बाकी ऐसा नहीं है कि एक इंसान के अंदर से 10% का इंसान मर गया, एक फ्रूट फ्लाई थी उसमें से 10% का पार्ट मर गया, 90% वाला पार्ट जिंदा है, इसका ये मीनिंग नहीं निकलता। इसका मीनिंग निकलता है स्टेटिस्टिकल डेटा है, जो स्टेटिस्टिक के अकॉर्डिंग ये दिखाता है कि भाई 40 में से 4 मरे, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक में से 0.1 मरा। रेट है इसलिए ये एक इमेजिनरी डेटा दिखाया गया। इमेजिनरी का मतलब है कि 0.1 मरा, ये कोई रियलिटी की बात नहीं है। और वैसे भी पॉपुलेशन एक इमेजिनरी कैटेगरी है। फिर आया सेक्स रेशो, ये हम जानते हैं कितने मेल कितने फीमेल। इंडिया में आप लोग सोशल साइंस में काफ़ी सालों से पढ़ते आ रहे हैं, गुजरात में इतने मेल है और इतनी फीमेल। हम 1000 के हिसाब से काउंट करते हैं, जैसे भी 1000 जो हम टोटल काउंटिंग करते कि भाई 1000 लोग हैं हमारे पास, तो 1000 बॉयज़ के कंपैरिजन में गर्ल्स कितनी। तो अगर 1000 बॉयज़ हैं या 1000 मेल है तो फीमेल 800 है या 850 है। ये हुआ सेक्स रेशियो। तो जैसे एक डेटा दिखा रहा है कि एक जगह का डेटा हमें दिखा है कि एक जगह पर कैसा है कि 60% फीमेल है और 40% मेल। इसका मतलब अगर 100 लोगों की पॉपुलेशन ले लो तो हर 100 में से 60 फीमेल होगी और 40 मेल। ये एक रेशियो है कि भाई आपके पास 10,000 की पॉपुलेशन है, आपका एक बड़ा सा गांव है, उसमें 10,000 लोग रहते, तो 10,000 में से फ़ीमेल कितनी और मेल कितने। तो आपने काउंटिंग किया, आपको पता चला कि 6,000 मेल है और 4,000 फीमेल है। तो ये एक सेक्स रेशियो हो गया। आपने डिवीजन किया कि भाई आपके पास टोटल पॉपुलेशन है, उसमें 2 ही सेक्स कैटेगरी हो सकती है, या इधर मेल या तो फीमेल, तो हम उनका काउंटिंग कर रहे। हालांकि एक नई कैटेगरी अब गवर्नमेंट ने डेवलप की है ट्रांसजेंडर्स के लिए, पर एक नई कैटेगरी इन्वॉल्व की है। तो मेल फीमेल के अलावा ट्रांसजेंडर कैटेगरी भी अब इन्वॉल्व हुई है और कुछ कंट्रीज़ ने सेक्स रेशियो में एक तीसरी कैटेगरी ये भी डाली है। और फोर्थ कैटेगरी में सेक्स अनस्पेसिफाई, जो नहीं स्पेसिफाई कर सकते कि मैं मेल हूँ या फीमेल हूँ, वो भी यहाँ पर इंक्लूड है। धीरे धीरे कुछ कंट्रीज़ 4 सेक्स रेशियो में काम कर रही है, एक मेल, एक फीमेल, ट्रांसजेंडर्स और सेक्स अनस्पेसिफाई। पर हम मेनली जो सालों से चलता आ रहा है उसके हिसाब से देखें, जो हमें बताया गया है बुक में, वो मेल एंड फीमेल ही है। फिर आता है एज पिरामिड। ये स्टेटिस्टिकल डेटा को शो करने का तरीका है। हम जानते हैं कि स्टेटिस्टिक्स मतलब क्या, कि नंबर्स, डेटा, जो भी डेटा पाया जाता है उस डेटा को हमें रिप्रेजेंट भी तो करना होता है। तो नंबर्स कभी अट्रैक्टिव नहीं लगते। नंबर्स को रिप्रेजेंट करके अगर आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो एनालिसिस ईजी हो जाता है। तो एनालिसिस को इजी करने के लिए या फिर अच्छे से समझने के लिए कंपैरिजन बेस्ड आप समझ सकते, खास करके जब 2 डेटा आपके पास हो, दोनों का कंपैरिजन करना हो कि कहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रही है, कहाँ पर कम बढ़ रही है, कहाँ पर बर्थ रेट ज़्यादा है, कहाँ पर बर्थ रेट कम है, कौन सी कंट्री में डेथ रेट ज़्यादा है, कौन सी कंट्री में डेथ रेट कम है, ये आपको कंपैरिजन करना है। तो जब आप डेटा लेते हैं तो आपके पास नंबर्स आते और उस नंबर्स को आप ग्राफ्स में रिप्रेजेंट करते। तो स्टेटिस्टिकल डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने से पिरामिड्स बनते हैं। पर यहाँ जो पिरामिड्स दिखाए हैं वो पिरामिड्स आपको एक्चुअल में पॉपुलेशन में प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव जो ग्रुप है उनको शो करने के लिए दिखा है। स्टेटिस्टिक्स में काफ़ी टेक्निक है, लीनियर टेक्निक है, बार टेक्निक का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं,
बहुत सी टेक्निक है। आप स्टैटिस्टिक पढ़ेंगे डेटा एनालिसिस के लिए, तब आपको समझ आएगा। अगर आप किसी भी फील्ड में मास्टर करते हैं और मास्टर में थीसिस है, आपकी थीसिस के साथ मास्टर कर रहे हैं, तो थीसिस में ऑलवेज डेटा आपको काउंट करना पड़ता है, डेटा को आपको कलेक्ट करना पड़ता है। उस डेटा को कलेक्ट करने के बाद उस डेटा को रिप्रेजेंट करना पड़ता है, और तब आपको स्टैटिस्टिक के बारे में समझ आएगा कि रिप्रेजेंटेशन के कौन कौन से तरीके हैं। तो वो आप अगर मास्टर करेंगे तो स्टैटिस्टिक्स में ये डेटा डिटेल में आएगा। अभी जो इसमें समझा रखा है वो कि एज के हिसाब से हम लोग पॉपुलेशन को 3 प्लॉट में डिवाइड कर रहे हैं। वो 3 प्लॉट किसके हिसाब से? इन्होंने रेफरेंस पॉइंट ले लिया है रिप्रोडक्शन, मतलब 3 ग्रुप रिप्रोडक्शन के हिसाब से कैसे किया? तो ऐसे ग्रुप जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, प्री रिप्रोडक्टिव, मतलब जो भी बच्चे हैं जो इतने मैच्योर ही नहीं हुए कि उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप हो सके, और उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अभी काम नहीं कर रहे, वो रिप्रोडक्टिव एज में पहुँचे ही नहीं है, वो रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल नहीं है फ़िलहाल, इनको हमने प्री रिप्रोडक्टिव में रखा। जैसे ह्यूमंस की बात करें तो 11 एज से बिलो एज की जो फीमेल्स हैं, जो गर्ल्स है, वो बॉयज़ में जो 13 ईयर से डाउन है जिनकी एज, वो प्री रिप्रोडक्टिव में आएंगे, जिनको येलो कलर से दिखाया है। रिप्रोडक्टिव मतलब जो रिप्रोडक्टिव फेज़ में आ चुके हैं, मतलब 10-11 साल से जो अबोव एज की फीमेल्स है वो, और बॉयज़ में 13-14 ईयर की एज से जो अबोव है वो। और पोस्ट रिप्रोडक्टिव मतलब जैसे फ़ीमेल में ले लें हम, तो हम जानते हैं कि 45 की एज के आसपास, ये एवरेज पीरियड 45 to 50 के बीच में रहता है, तो 45-50 के आसपास फीमेल मेनोपोज में आ जाती है, और मेनोपोज के बाद रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है, तो हम उन फीमेल्स को पोस्ट रिप्रोडक्टिव में डाल सकते हैं, जो या तो फ़िलहाल रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे या रिप्रोडक्शन कर चुके हैं, या तो फिर ऐसा ग्रुप इसको कह सकते हैं जो रिप्रोडक्शन के लिए अब कैपेबल नहीं रहा, इसमें हम बूढ़े लेते हैं जनरली, तो उसको आपको पिंक कलर से दिखा है, और रिप्रोडक्शन करने वालों को ब्लू कलर से। तो प्री रिप्रोडक्टिव का मतलब ये हुआ कि जो बच्चे, रिप्रोडक्टिव मतलब जो एडल्ट हैं, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव मतलब जो बूढ़े हो चुके ओल्ड पीपल की बात कर रहे हैं। तो अब तीनों ग्राफ को देखो, एक्सपांडिंग और ग्रोइंग ग्राफ है, उसमें हमें दिख रहा है कि सबसे कम पोस्ट रिप्रोडक्टिव है, उससे थोड़ा ज़्यादा रिप्रोडक्टिव, और सबसे ज़्यादा प्री रिप्रोडक्टिव। इस ग्राफ को एक्सपांडिंग क्यों कहा, ग्रोइंग क्यों कहा? इनको एक्सपांडिंग कहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉपुलेशन आने वाले वक्त में इंक्रीज़ होगी, इनके नंबर इंक्रीज़ होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि आज जो प्री रिप्रोडक्टिव में है, जो बच्चे हैं वो ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा बच्चे हैं, मतलब हम ये मान लें कि कोई कंट्री है, उस कंट्री में बूढ़े बहुत कम है और एडल्ट है वो उससे थोड़े ज़्यादा, और बच्चे वो सबसे ज़्यादा है। तो आज के बच्चे हैं वो कल के समय के रिप्रोडक्शन एज में आने वाले फ्यूचर है, तो हम कह सकते हैं कि ये जब रिप्रोडक्शन एज में आएंगे तो इनके नंबर ज़्यादा होने की वजह से वो आने वाले वक्त में फ्यूचर में ज़्यादा रिप्रोडक्शन करेंगे। अगर ये रिप्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा ऑफस्प्रिंग या बच्चे प्रोड्यूस होंगे, तो डेफिनेटली पॉपुलेशन एक्सपांड ही होगी। अब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि जितने बूढ़े मरते हैं उससे ज़्यादा ही एडल्ट उनका रिप्लेसमेंट करेंगे, और जितने एडल्ट हैं उससे कहीं ज़्यादा बच्चे होने की वजह से जब ये बच्चे एडल्टहुड में आएंगे तब ये पुराने एडल्ट से ज़्यादा ही होंगे। स्टेबल में देखिए, स्टेबल में क्या है कि जो प्री रिप्रोडक्टिव मतलब जो चाइल्डहुड स्टेज में जो भी ह्यूमन्स है, जो भी मेल या फीमेल है वो, और जो रिप्रोडक्टिव फेज़ में दोनों सेम नंबर में है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आज रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, जो आज एडल्टहुड में हैं, उनके जितने नंबर से सेम उतने ही नंबर आज के बच्चों के भी हैं। तो ये बच्चे आने वाले वक्त में जब भी रिप्रोडक्टिव एज में आएंगे तो वो सेम लेवल को रिप्रेजेंट करेंगे जो आज के रिप्रोडक्टिव लेवल पे जो भी एडल्ट है वो कर रहे हैं। और तीसरा देखिए, तीसरे में क्या है? तीसरे में बेबीज़ कम है, मतलब चाइल्डहुड एज में जो भी है, जो प्री रिप्रोडक्टिव एज में है, जो येलो कलर से दिखा है वो हमें कम दिखा है, इसलिए डिक्लाइनिंग कहा है उसको। आपको इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, हम इतना सीख सकते हैं कि अगर प्री रिप्रोडक्टिव ज़्यादा हो सबसे तो एक्सपांडिंग, अगर प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव दोनों सेम लेवल पे है तो वो पॉपुलेशन स्टेबल है। स्टेबल मतलब उनके नंबर्स बढ़ेंगे नहीं, लगभग लगभग
स्टेबल रहेंगे, स्टेडी रहेंगे। और डिक्लाइनिंग में देखिए, डिक्लाइनिंग में याद रखना है कि प्री रिप्रोडक्टिव है वो कम हो गए रिप्रोडक्टिव के कंपैरिजन में। तो इसका मतलब है कि पॉपुलेशन आने वाले वक्त में कम होती जाएगी। इतना डिटेल में मैंने आगे बताया उतना समझना नहीं है, बस ये पिरामिड्स आपको याद इसलिए रखने हैं क्योंकि ये पिरामिड एमसीक्यू में आते हैं और कोई एक पिरामिड दिखा के ये पूछा जाएगा कि इसमें से जो आपको पिरामिड शो किया है वो एक्सपांडिंग है, स्टेबल है या डिक्लाइनिंग है। उसके बाद आता है पॉपुलेशन एट्रीब्यूट में पॉपुलेशन की साइज़, पॉपुलेशन की डेंसिटी। अब डेंसिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीशीज पर यूनिट एरिया और वॉल्यूम। फॉर एन एग्जांपल लेते हैं, इसका एक अच्छा एग्जांपल ये भी ले सकते हैं हम, जैसे एक पर्टिकुलर एरिया है, हम यही मान लेते हैं कि भाई यूएस आप देख लो और इंडिया। तो इंडिया के अंदर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा है, यूएस में बहुत ही कम। एक आप पूरा लैंड एरिया ले लो, जैसे आप कंपेरिजन हम करते हैं 1000 अगर स्क्वायर मीटर का हम पूरा एक एरिया ले ले तो उस एरिया में कोई एक जगह पर 100 लोग रह रहे और दूसरी जगह पर 1000 लोग रह रहे। तो सेम एरिया में अगर कंपैरिजन करें तो जहाँ ज़्यादा लोग रहे वहाँ की डेंसिटी कुछ ज़्यादा ही हो गई, और कम रह रहे उसका मतलब डेंसिटी बहुत कम है। खुले खुले में रहना, डेंसिटी का पॉपुलेशन डेंसिटी क्या, जिनकी पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा वहाँ पर एक छोटे से एरिया में बहुत से लोग आपको मिलेंगे। एक्सट्रीम, जैसे मुंबई देख लो, तो बॉम्बे के अंदर एक्सट्रीम लेवल की पॉपुलेशन डेंसिटी मिलती है, आपको घर मिलना भी मुश्किल है, और आप कहीं पर भी रहोगे तो आपको बहुत से लोग मिलेंगे। एक पर्टिकुलर छोटे से एरिया में भी इतने सारे लोग रह रहे होगी, इतनी सारी भीड़ भाड़ होगी। पॉपुलेशन डेंसिटी जहाँ ज़्यादा वहाँ कम जगह में बहुत भीड़ भाड़ पाई जाती है, और जहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी कम वहाँ पर खुला खुला मिलेगा, वहाँ पर इतनी भीड़ भाड़ नहीं मिलेगी। जैसे आप यूएस में देख लो तो पॉपुलेशन का इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए लोगों के घर बहुत बड़े होते हैं और वहाँ फ्लैट्स में नहीं रहते लोग, क्योंकि उनकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जगह इतनी ज़्यादा है कि उस जगह में अगर एक एक पर्टिकुलर फैमिली को भी अगर वहाँ पर रहना है तब भी पॉसिबल है कि बहुत सी जगह और बच जाएगी। यहाँ पर जगह की प्रॉब्लम होने की वजह से कम जगह में ज़्यादा लोग रह रहे, इंसान रह रहे, और इसकी वजह से हमने फ्लैट्स क्रिएट किए हैं, अपार्टमेंट क्रिएट किए, जिस रीज़न से पॉपुलेशन डेंसिटी हमें बढ़ी हुई दिखती है। यहाँ पर एग्जांपल पॉपुलेशन डेंसिटी का साइबेरियन क्रेन्स का है, जो भरतपुर में पाए जाते हैं। भरतपुर के अंदर बर्ड सेंचुरी है और वहाँ के वेटलैंड में आप देखो तो साइबेरियन क्रेन्स, अब साइबेरियन क्रेन्स के गिने चुने नंबर हो गए, पर अगर पॉन्ड्स में देखो तो पॉन्ड्स में देखो नीचे क्लेमिडोमोनास दिखा है। क्लेमिडोमोनास एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, तो आपको मिलियंस नंबर में मिल सकते हैं, और साइबेरियन क्रेन्स कुछ ही नंबर्स में हो गए। तो साइबेरियन क्रेन्स का पॉपुलेशन डेंसिटी शायद कम होगा भरतपुर में, जितना पॉपुलेशन डेंसिटी क्लेमिडोमोनास का पॉन्ड में होगा। पॉपुलेशन की साइज़ परसेंटेज में हम जो कवर करते या तो हम बायोमास में कवर करते, जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते 200 पार्थेनियम प्लांट्स एंड अ सिंगल ह्यूज बनियन ट्री। अब हमें ऐसा लगेगा कि कोई एक जगह ले लेते, कोई एक जगह पे 200 पार्थेनियम प्लांट्स है। पार्थेनियम प्लांट बहुत छोटा सा प्लांट होता है, आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, और इसके बारे में हम डिटेल में थोड़ा और भी पढ़ेंगे 12th साइंस के सेकेंड चैप्टर में, उसमें इसकी बात है। अब पार्थेनियम प्लांट 200, पर वो एकदम छोटे छोटे, या फिर हम ये नहीं लेते, उसका एग्जांपल आपको समझ आए इसलिए हम दूसरा कुछ लेते हैं, पुदीना ले लो। अब 200 पुदीना के प्लांट्स हैं और एक बहुत बड़ा बनियन ट्री है, तो दिखता तो ऐसा है कि 200 मतलब बहुत ज़्यादा, कहाँ एक बनियन ट्री और कहाँ 200 प्लांट्स। पर 200 पुदीना के प्लांट्स का वेट इतना नहीं होगा जितना एक सिंगल बनियन ट्री का होगा। वो भले छोटा है पर साइज़ में बहुत बड़ा है। ये वैसा ही एग्जांपल हो गया जैसे आप ये मान लेते हो कि 1000 कॉकरोचेस हैं और सिंगल एलिफेंट, तो 1000 कॉकरोचेस, 1000 नंबर बड़ा है एक से एक, पर एलिफेंट की साइज़ बहुत बड़ी होती है, तो एलिफेंट का बायोमास मतलब वेट वो कुछ ज़्यादा ही होगा 1000 कॉकरोच के कंपैरिजन में भी।
तो इस केसेस में देखो ऐसा लिखा है कि मेजरिंग परसेंटेज कवर और बायोमास इज़ मोर मीनिंगफुल टू शो इम्पोर्टेंस ऑफ बनियन ट्री। ऐसे केसेस में ज़्यादा इम्पोर्टेंट नंबर्स नहीं हैं कि एक ही बनियन ट्री से उसके सामने 200 पार्थेनियम प्लांट है, या फिर एक ही बनियन ट्री है और उसके सामने 200 पुदीना के प्लांट है। यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट नंबर्स इम्पोर्टेंट नहीं है कि प्लांट के नंबर्स पुदीना के ज़्यादा है या प्लांट्स के नंबर पार्थेनियम के ज़्यादा है। यहाँ इम्पोर्टेंट ये है कि बनियन ट्री जो है उसका बायोमास सबसे ज़्यादा है, उसका वेट सबसे ज़्यादा है। एक एलिफेंट का वेट 1000 कॉकरोच से भी ज़्यादा होगा, कहीं ज़्यादा होगा। इसलिए भले 1000 नंबर एक से ज़्यादा है, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंस बायोमास का है। यहाँ पर वेट को कंसीडर करना है मेन। तो पॉपुलेशन डेंसिटी को मेजर कैसे किया जाए? कहते हैं कि कुछ कुछ जगहों पर तो पॉपुलेशन के नंबर्स मेजर कर पाना भी मुश्किल है। हम जानते हैं कि पॉपुलेशन मेजरमेंट के लिए इंडिया में हर 10 सालों के अंदर एक गिनती शुरू होती है और उससे पॉपुलेशन काउंट किया जाता है। कुछ चीज़ों की पॉपुलेशन को काउंट किया जा सकता है। अब आप एक फॉन्ड में क्लेमिडोमोनास की पॉपुलेशन टोटल कैसे काउंट करोगे? वो कोई नहीं बता सकता। इवन आप एक छोटे से पॉन्ड के अंदर टोटल कितने बैक्टीरिया है वो नहीं बता पाओगे, क्योंकि उसकी काउंटिंग के लिए हमारे पास कोई अवेलेबल प्रॉपर टेक्निक नहीं है। तो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स के लिए ऑलवेज प्रॉब्लम रहती है, बड़ों में भी रहेगी। जैसे फिशीज है, अब ओशन इतना बड़ा है, रिवर इतनी बड़ी है, उसके अंदर टोटल कितनी फिशीज है उसको काउंट कैसे करोगे? वो काउंटिंग करना भी इम्पॉसिबल है। तो कई बार क्या होता है कि डायरेक्ट लेवल पे पॉपुलेशन डेंसिटी मेजर कर पाना इम्पॉसिबल हो जाता है। उस कंडीशन में हम रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी मेजर कर रहे हैं, जिसमें हमें एब्सोल्यूट का पता नहीं। एब्सोल्यूट मतलब रियलिटी का पता नहीं है, ये रिलेटिव है। मतलब थोड़ा थोड़ा आपने कंपेयर किया, थोड़ा आपने जो भी पॉपुलेशन डेंसिटी को मेजर करने के लिए जो भी टेक्निक यूज़ की, उसमें जो भी आपको डेटा मिला है, जो एक छोटा सा अमाउंट मिला है, उस अमाउंट से आपने एब्सोल्यूट मतलब टोटल कितनी हो सकती है उसको रिलेट करके डेटा दिखाया। ये कैसे समझ आएगा? एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है कि एक्चुअल में कितनी है, पर वो तो आप मेजर कर नहीं पा रहे क्योंकि वो बहुत मुश्किल है, वो मेजर हो नहीं सकता, वो टेक्निक है नहीं। तो आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं, पर वो प्रिडिक्शन एक्चुअल में कंप्लीट प्रिडिक्शन नहीं है। वो आप एक छोटी सी टेक्निक होती है, उस टेक्निक को रिलेट करके कुछ प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि इतनी हो सकती है डेंसिटी। जैसे रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी समझने के लिए एक टेक्निक है, जैसे द नंबर ऑफ फिश कॉट पर ट्रैप इंडिकेटेड्स टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी इन अ लेक। जैसे बोल रहे एक लेक में जाओ, फिश पकड़ने वाला ट्रैप डालो और वो ट्रैप में कितनी फिशेस आपके हाथ में आई। अगर बहुत कम फिशेस आपके हाथ में आती है, इसका मतलब इस रिवर में कम फिशेस होगी। अगर ट्रैप में बहुत ज़्यादा फिशेस आ गई, इसका मतलब पूरे रिवर में ज़्यादा फिशेस होगी। मतलब आपके ट्रैप में जो फिश पकड़ी गई वो आपका एक छोटा डेटा है, उससे आपने रिलेट किया कि इस लेक के अंदर या इस रिवर के अंदर कितनी फिशेस होने की पॉसिबिलिटीज़ है। परफेक्ट नंबर तो नहीं ही बताया जा सकता, इसलिए हम एब्सोल्यूट पॉपुलेशन डेंसिटी तो नहीं जानते, पर हम रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ बता रहे। हो सकता है आज मैंने एक सेम साइज़ का ट्रैप है, आज मैंने एक लेक में डाला और उससे मैंने 200 किलो मतलब मछलियाँ पकड़ी, और सेम वही ट्रैप लेके मैं एक दूसरे लेक में गया। जब मैंने वो ट्रैप उसमें डाला तो 100 केजी मछलियाँ ही मेरे हाथ में आई। तो इसका मतलब साफ हो गया कि पहले वाले लेक में ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी थी फ़िश की और सेकंड में कम। तो आपके हाथ में जो थोड़ी बहुत फ़िश आ गई ट्रैप में, उसके अमाउंट का आप कंपैरिजन करके ये डिसाइड कर रहे कि टोटल फिशेस कितनी हो सकती है लेक में। हो सकती है, आप इसमें भी पॉसिबिलिटी ही दिखा रहे, इसलिए इसको रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी कहा। परफेक्ट नहीं है ये। परफेक्ट मतलब एब्सोल्यूट, पर वो तो मेजर हो नहीं सकता क्योंकि वो तो ऐसी कोई टेक्निक है नहीं, और वो नियर अबाउट इम्पॉसिबल है कि आप एब्सोल्यूट पॉपुलेशन डेंसिटी फ़िश की, क्लेमिडोमोनास, बैक्टीरिया, इन सब की मेजर कर सको। तो ऐसे केस में हम क्या कर रहे हैं? रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी मेजर कर रहे हैं। एक और केस है जिसमें हम इनडायरेक्ट एस्टिमेशन करते हैं। इनडायरेक्ट मतलब इसमें तो चलो डायरेक्ट है थोड़ा बहुत, क्योंकि फिशेस आप देख रहे, नंबर देख रहे, आपको पता है कि आपने ट्रैप में कितनी फिशेस पकड़ी, उसका अमाउंट कितना हुआ, उसका कितना केजी हुआ, वो आप देख रहे हैं, उनके नंबर्स आप काउंट कर सकते हो ट्रैप में फिशेस पकड़ने के बाद। तो थोड़ा बहुत आपके पास
डेटा तो है, पर उस डेटा में वो स्पीशीज़ आपको दिख रही है, आप उसको काउंट भी कर सकते हैं, जितना आपने ट्रैप में पकड़ा उतना। इनडायरेक्ट केस में आपको स्पीशीज़ ही नहीं दिखती। जैसे कि टाइगर सेंसस है नेशनल पार्क में, उसको कैसे करते हैं, जैसे देखो आपको दूसरे फोटो में दिखा है कि टाइगर के पग मार्क्स जो है, मतलब उसके पैरों के जो निशान है, वो निशान को देख के हम काउंट करने की कोशिश करते हैं कि कितने टाइगर हो गए। इसमें कोई टाइगर आपको दिखेगा नहीं। आप टाइगर को देख के नहीं मेजर कर रहे, आपको स्पीशीज़ नहीं दिखेगी, आपको उसके पैरों के निशान दिख रहे, या तो फेकल पैलेट्स। फेकल पैलेट्स मतलब उनके जो अनडाइजेस्टेड फूड है, स्टूल बोलते हैं हम उसको, या अनडाइजेस्टेड फूड, वो जो बॉडी के बाहर वो रिमूव कर देता है, उनके पैलेट से भी कई बार पता लगाते हैं। आज तो नई टेक्निक आ चुकी है नेशनल पार्क के अंदर, ये लोग जो फॉरेन कंट्रीज है उनमें तो जीपीएस चिप बिठाते हैं, तो वो चिप से आप सेंसर्स के ज़रिए पता लगा सकते हैं कि टाइगर से वो कहाँ जा रहे, कहाँ रुक रहे, इनके नंबर में कितना चेंजेस आया, उसका पता कैसे चलेगा आपको। जैसे कोई भी टाइगर को आप देखोगे तो आपको पता चलेगा सेंसर्स के हिसाब से कि ये टाइगर ऑलरेडी जीपीएस चिप बिठाया हुआ है। और दूसरे जो टाइगर्स होंगे जिनमें नहीं बिठाया होगा, उनको आप पता लगा सकते हैं क्योंकि वो सेंसर्स में डिटेक्ट नहीं होंगे। पर फिर भी ये टेक्निक इम्पोर्टेंट ज़्यादा है कि टाइगर को सेव करने के लिए या बचाने के लिए, क्योंकि कोई बीमार टाइगर कहीं पर फंस गया या फिर 24 घंटे से ज़्यादा एक ही जगह पर बैठा हुआ मिलेगा, तो फिर आप उसको बचा सकते हैं, आप उसके सर्वाइवल के लिए कुछ कर सकते हैं। मेडिकल इमरजेंसी हो या मेडिकल सर्विस से आप उसको उसके पास पहुंचा सकते हैं। पॉपुलेशन काउंटिंग के लिए ये टेक्निक फिर भी बेस्ट नहीं मानी जाती, क्योंकि पॉपुलेशन इससे काउंट फिर भी नहीं हो सकता, क्योंकि नए कितने बच्चों ने जन्म लिया, वो कहाँ घूम रहे, जंगल के कौन से एरिया में है, वो बता पाना मुश्किल है। ऐसे केस में ये लोग पग मार्क या फिर जो हम कहते पैरों के निशान, उसका इस्तेमाल करते हैं। पॉपुलेशन का ग्रोथ बात है, कोई एक जगह पर कोई पर्टिकुलर स्पीशीज़ रह रही है तो उसका ग्रोथ वो किस पे डिपेंडेड है। हम जानते हैं कि ग्रोथ ऑलवेज डिपेंडेड किस पे हो सकता है। बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है एक ऑर्गेनिज्म की? फूड अवेबिलिटी, मतलब खाना अच्छे से मिलेगा तो वो टिकेगा, तो वो ज़िंदा रहेगा, वरना मर ही जाएगा। मरेगा तो पॉपुलेशन कम होगा, ग्रोथ थोड़ी होगा। प्रीडेशन प्रेशर, मतलब कोई उसका शिकार कर रहा है, अगर उसके शिकारी उसका ज़्यादा शिकार करेंगे तो फिर पॉपुलेशन कम हो जाएगा। पर अगर शिकारी कम है या फिर वो शिकार से बचना सीख लेते हैं तो फिर प्रीडेशन प्रेशर जो है उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि अगर प्रीडेशन प्रेशर कम है तो पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ेगा। और ऑफ कोर्स वेदर सबसे ज़्यादा अफेक्ट करने वाला फीचर है, क्योंकि हीट, कोल्ड, अमाउंट ऑफ वाटर, ये सब ऑलवेज अफेक्ट करता है। तो हम कह सकते हैं कि पॉपुलेशन या तो बढ़ेगी, या स्टेबल रहेगी, या कम होगी। ये जो चीज़ हम देख रहे हैं कि या तो बढ़ेगी या कम होगी या स्टेबल रहेगी, वो डिपेंड करता है ये फूड अवेबिलिटी, प्रीडेशन प्रेशर, वेदर, इन सब फैक्टर्स के ऊपर। तो वो जो पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में हमने पिछले बार समझा, ये पिछले टॉपिक में समझा, उसका थोड़ा डिटेल और कुछ भी है आगे कि पॉपुलेशन जो ग्रोथ है वो कैसे होगा, पॉपुलेशन ग्रोथ में कौन कौन से फैक्टर्स हम काउंट कर सकते हैं। पर उसके लिए मैं एक छोटा सा और लेक्चर आपको इसके बाद दूंगा। तो आधे आधे घंटे के लेक्चर्स में हम डिवाइड कर रहे हैं, तो ये हाफ आवर का जो सेशन है वो भी कंप्लीट कर रहे हैं। और फिर पॉपुलेशन ग्रोथ की जो 39 नंबर का पेज के ऊपर जो भी डेटा है वो उसके बाद वाले वीडियो ऑडियो में आपको मिलेगा।